वेलकम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और अब हम लोग जो है चैप्टर 2 आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 2 में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी और उसके बाद कॉइनेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखिए, आपके सामने मैंने एक लिस्ट ओपन की है जो मनी को अलग अलग फॉर्म्स में क्लासिफाई करता है। ये आपकी बुक में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि मनी को अलग अलग तरीके से देखा जाए। तो जो पहला क्लासिफिकेशन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मनी किस टाइप की होती है, तो वो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी। मनी ट्रांजैक्शनल बेसिस पर यूज होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, बोली जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द मनी वी विल सी किस तरीके की हो सकती है मनी। तो जो पहला जो नेचर है मनी का, उसके हिसाब से देखा जाए तो मनी दो तरीके की हो सकती है, एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट। तो इन दोनों को ध्यान से समझ लीजिए कि जो एक्चुअल मनी है वो दैट इज द मनी विच इज एक्चुअली सर्कुलेटेड एंड करंटली इन यूज इन द कंट्री। जो कंट्री के अंदर एक्चुअली सर्कुलेशन में है और यूज हो रही है फॉर ट्रांजैक्शंस, फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो मनी का इस्तेमाल आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं कंट्री में, चाहे वो ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने बेचने के लिए करते हो, दैट मनी इज कॉल्ड एक्चुअल मनी विच इज इन सर्कुलेशन। आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए, 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, ये जो करेंसी के फॉर्म्स हैं ये एक्चुअल मनी फॉर्म है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी। जो दूसरे तरीके की मनी है, मनी ऑफ अकाउंट, ये जो है ये जनरली एक्चुअल मनी नहीं है लेकिन मनी की तरह डिनोट की जाती है अलग अलग जगहों पर। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं जिसमें एंट्रीज करते हैं। उस एंट्रीज के अंदर अमाउंट लिखते हैं, वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है, वो करेंसी नहीं है, बट वो किसी एक चीज को करेंसी की तरह डिनोट करती है। नॉट एक्चुअल करेंसी, बट इट्स अ इंडिकेटर ऑफ एक्चुअल करेंसी। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ मनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसलिए मनी ऑफ अकाउंट बोला गया है, जो अलग अलग तरीके से शो किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं परचेजिंग पावर। एक आदमी की खरीदने की क्षमता क्या है कि उसकी सैलरी 10,000 रुपए महीना है, तो वो एक महीने में 10,000 रुपए का खर्च कर सकता है। एक महीने में 10,000 रुपए उसके पास है, ही हैज 10,000 रुपीज ऑफ मनी टू बाय समथिंग, राइट। बट एक्चुअल मनी क्या है? वो करेंसी जो उसके हाथ में है, जो वो खर्च करेगा या खर्च कर रहा है, दैट इज व्हाट इज एक्चुअल मनी। मनी ऑफ अकाउंट क्या है कि उस आदमी के बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो ही हैज एडिशनल 1 लाख रुपीज टू स्पेंड, बट अगेन दैट इज मनी ऑफ अकाउंट, दैट इज नॉट एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी वो तभी बनेगी जब उसको खर्च करने के पर्पज से ला करके जो पर्सन है वो खर्च करेगा, करेंसी नोट्स की तरह खर्च करेगा, तब उसको एक्चुअल मनी माना जाएगा। There may be different forms of actual money, like for example credit money, paper money, coinage, ये सब अलग अलग कैटेगरी की फॉर्म्स हो सकती हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मनी, एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट। अब जो दूसरे तरीके का हम आज समझने की कोशिश करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी मनी कितने तरीके की होती है। कानूनी तौर पर मनी को हम किस तरह से देखते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे मनी क्रिएट हो सकती है कानूनी तौर पे। तो देखिए, 2 इसके टाइप्स बताए गए हैं। मैं एक लिस्ट आपके सामने वैसे भी रख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी, ये 2 प्राइमरी कैटेगरीज हैं मनी के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। कानूनी तौर पर मनी 2 तरीके से हो सकती है, लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब यह है कि कानूनी तौर पर किसी भी आदमी को पेमेंट करने का अधिकार मिलता है करेंसी में, और किसी भी आदमी को उस पेमेंट को रिसीव करने का अधिकार बनता है। लोन का पेमेंट, लोन की रिसीव करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अगर कानूनी तौर पर किसी चीज को दी जाती है तो वो उस मीडियम को आप लीगल टेंडर मनी कहते हैं। लीगल टेंडर का मतलब यह है कि किसी मनी को कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाया गया है, इट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय एन अथॉरिटी
to be a medium of exchange for goods and services, purchase and sales. It is a legal agent for enabling transactions. इसको आप लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। इसके लिए सरकार कानून बनाती है पार्लियामेंट के अंदर, उसे पास करती है, उसके अंदर जिस मनी को वो मेंशन करती है उस मनी को आप लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑथराइज्ड है भारत सरकार के द्वारा अंडर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कि वो इस देश में सिक्के और नोट बनाएगी, उनको टेंडर करेगी, वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके के सिक्के और नोट होंगे। आरबीआई डिसाइड करेगा कितनी मात्रा में सिक्के और नोट इस कंट्री में होने चाहिए, कितने की और जरूरत है, कंट्रोल ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी पर कंट्रोल करना। तो ये कानून बना हुआ है और उसके हिसाब से रुपया जिसको आप कहते हैं, इंडिया के अंदर ऑफिशियली रुपया इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और रुपये की जो पेपर करेंसी है और कॉइनेज है, जो सिक्के हैं, वही हिंदुस्तान के अंदर लीगली वैलिड है। इसके अलावा और किसी तरीके के सिक्के, किसी तरीके के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं है, राइट। अब बहुत सारे और तरीके की भी चीजें हो सकती हैं मनी के अंदर जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो वैलिड हो सकती हैं एज मनी। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने पिछली बार एक कैटेगरी पढ़ी थी मनी ऑफ अकाउंट, इसी तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करने वाली मनी भी होती है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बट लीगल टेंडर मनी दो तरीके की होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसके तरीके बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। इंडिया के अंदर आजादी के बाद जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्के जारी किए तो उसने 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के जारी किए, एक आना, आधा आना, इस तरीके से पैसे उसने जारी किए। तो जो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है उसमें जो ये 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के सिक्के थे, ये केवल 10 रुपए तक के टोटल के लिए ही आप जमा कर सकते हैं। कानूनी तौर पे जो सिक्कों को चलाने का तरीका है उसमें लीगली दे हैव लिमिटेड टेंडर, कि अगर आपको 10 रुपए तक का पेमेंट करना है टोटल, देन ओनली यू कैन यूज 5, 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा कॉइन्स। अब तो हिंदुस्तान के अंदर 5, 10 और 25 पैसा तो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, बट शायद विड्रॉ कर लिया गया है। 50 पैसा अभी भी चलता है, 25 पैसा अभी भी चलता है। बट आप 10 रुपए तक का पेमेंट करने के लिए ही उनका इस्तेमाल कर सकते थे एक टाइम तक। अब तो कोई दुकानदार प्रैक्टिकली भी नहीं लेता है इन सिक्कों को। 50 पैसे का तो कोई ट्रांजैक्शन अब होता ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो किसी और तरीके से किसी और जगह पर पेमेंट हो जाए, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दे, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट सिक्कों को आप कोई इस्तेमाल नहीं करता। बट वो जो 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर हैं, 10 रुपए से ज्यादा की पेमेंट के लिए आप उनको यूज नहीं कर सकते। हाउएवर द ऑपोजिट साइड ऑफ इट, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए, 20, 50, 100, 200 और 2000, इनको आप कितने भी रुपए की पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, आप 2000 के नोट में भी कर सकते हैं, 500 के नोट में, 200 के नोट में भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट इन 100, you can do it in 50, you can do it in 20, 10 and 1 rupee. So it has the legal unlimited acceptance power. कोई मना नहीं कर सकता आपको कि इतना पैसा आप नहीं दे सकते। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको देने हैं तो 1 रुपए के 1 लाख सिक्के लगेंगे, still you can pay because that 1 rupee has the unlimited legal tender, right? दोनों ही लीगल टेंडर हैं, बट जो 1 रुपए से छोटे के सिक्के हैं cannot be used for more than 10 rupees payment. However, starting from rupee 1 to 2000 rupees, you can use the currency for the payment of any amount in this country. तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर का एग्जांपल है। नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ लीगल बेस्ड मनी, लीगैलिटी के बेस पर कानूनी तौर पे जो दो कैटेगरीज मैंने बताई थी, लीगल टेंडर मनी के बाद ऑप्शनल मनी। तो ऑप्शनल मनी क्या होती है कि आप यूज कर सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होती है कंट्री के अंदर, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होती है, बट इट डज नॉट हैव अ लीगल सैंक्शन। इलीगल नहीं है ये, कानून ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। कानून ने आपको बता दिया कि सिक्के और नोट हमारी कंट्री के अंदर चलते हैं, दैट इज व्हाट इज लीगल टेंडर मनी। बट ये जो ऑप्शनल मनी है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग तरीके के कागज इस्तेमाल होते हैं जिसको मनी इक्विवेलेंट माना जाता है।
मनी के बराबर माना जाता है, करेंसी के बराबर, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, चेक, राइट। इस तरीके के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैं क्रेडिट कार्ड भी इसमें मेंशन कर देना चाहता हूं, डेबिट कार्ड भी मेंशन कर देना चाहता हूं। डेबिट कार्ड कोई पैसा नहीं है, दैट्स नॉट अ लीगल करेंसी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पेमेंट्स रिलेटेड रेगुलेशंस अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट उस ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर जो पैसे हैं वो करेंसी है, आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज करिए, उसके अंदर से अमाउंट ट्रांसफर होगा, वो कार्ड वैसा तो वैसा ही रहेगा। So it represents legal tender money, or so that way it is optional money. आप यूज करना चाहें, आप यूज ना करना चाहें, that is on you. It is generally used, but it depends on your choice. What are the examples? Bill of exchange. Bill of exchange का क्या मतलब है? आपने किसी से सामान खरीदा उधार 30 दिन के लिए, तो वो आपको एक बिल लिख करके देगा कि बिल में लिखा होगा कि ये सामान आपने इतना खरीदा, इतनी तारीख को, 30 दिन के बाद आप पेमेंट करेंगे, इतने रुपए का, आप साइन करेंगे, वो साइन करेगा, बिल एग्री हो जाएगा। 10th क्लास में यू विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी एक टाइप की लीगल, अब वो उस बिल को लेकर आप बैंक जा सकते हैं, बैंक से उस बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं, पहले कैश ले सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं 30 दिन के लिए कि वो डेटर आएगा और आपको पेमेंट करके जाएगा। So this is what the second type of category is, optional money. तीसरी जो कैटेगरी आती है, पहले हमने नेचर के बेस पर कैटेगराइजेशन पढ़ा, उसके बाद लीगैलिटी, कानूनी तौर पर कैटेगराइजेशन पढ़ा। थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी। मनी को अगर आप कमोडिटी की तरह देखें, कमोडिटी मनी की तरह देखें, तो देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ये ज्यादातर इसके जो आपको सामने दिख रहा है वो कमोडिटी मनी के हिसाब से ही देखा गया है मनी को। The types that you are seeing on the screen are commodity money. तो commodity money किस तरीके की हो सकती है? मेटालिक, पेपर और क्रेडिट मनी। तीन तरीके की हो सकती है, मेटालिक, पेपर और क्रेडिट मनी। मेटालिक इज वेरी सिंपल, मेटल से बनी हुई मनी मेटालिक मनी होती है। पेपर मनी, पेपर यूज करके जो करेंसी बनाई जाती है, दैट इज पेपर मनी। और क्रेडिट मनी उधार की मनी, और अभी हमने उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। सो लेट अस फर्स्ट पिक अप व्हाट इज मेटालिक मनी। मेटालिक मनी जो है वो एक पर्टिकुलर मेटल से या कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है, प्राइमरीली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल। ये एक कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो इंपॉर्टेंट, कॉस्टली और प्रेशियस मेटल्स भी मानी जाती हैं। इनका कॉम्बिनेशन या एक्सक्लूसिवली एक मेटल से बनाई गई मनी या करेंसी को आप मेटालिक मनी कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी को जो है आप प्रिंसिपल मनी बोलते हैं, लीगली वैलिड मनी होती है, और फुल बॉडीड मनी होती है। फुल बॉडीड मनी का मतलब पूरी तरीके से बनी हुई, जिसके अंदर ज्यादातर प्रेशियस मेटल्स यूज किए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। हिंदुस्तान के अंदर भी जो सिक्के चलते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा गोल्ड की और ज्यादा मात्रा सिल्वर की मिला करके उसे बनाया जाता है। तो ये एक फुल बॉडीड कॉइन या फुल बॉडीड मेटालिक मनी मानी जाती है। प्रिंसिपल मनी होती है, कंट्री के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करेंसी होती है। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये एक सर्टेन शेप, टाइप, वेट और फिटनेस की होती है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बहुत साफ सुथरी होगी, बहुत अच्छे से कार्व की गई होगी, बहुत अच्छी सी डाइड प्रिंटेड होती है, जिसको आसानी से आप मिटा नहीं सकते, खुरच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से ये होती है और बहुत शानदार तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर इसमें प्राइमरीली इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो इसकी फेस वैल्यू होती है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ जो कॉइन है, अगर वो 10 रुपए का कॉइन है तो उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर भी 10 रुपए का इस्तेमाल किया गया होगा। ये स्टैंडर्ड मनी का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। स्टैंडर्ड मनी जो है एक ऐसी मॉनेटरी यूनिट है जो अपनी जितनी वैल्यू की वो मेटल उसके अंदर यूज की गई है उतनी उसकी फेस वैल्यू है। 10 रुपए का सिक्का है तो उसके अंदर 10 रुपए का गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके की चीज यूज हुई। आप देखिए 10 रुपए का सिक्का चमकता है, उसके अंदर कॉपर भी होता है, उसके अंदर बहुत हल्का गोल्ड भी होता है, बहुत सिल्वर भी होता है उसके अंदर। सिक्का देखिए काफी अच्छा
शाइन भी करता है जब नया सिक्का होता है। सो दैट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती है। हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड मनी या स्टैंडर्ड कॉइन इस कंट्री के अंदर जो है वो लीगल टेंडर उसका अनलिमिटेड होता है, चाहे वो पेपर करेंसी का हो चाहे वो कॉइन करेंसी, कॉइनेज से आता हो या पेपर करेंसी हो, दोनों के केस में वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। सेकेंड पॉइंट इज टोकन मनी। टोकन मनी जो है वो बहुत छोटे अमाउंट के पेमेंट्स के लिए होते हैं और इसके अंदर गोल्ड सिल्वर जैसे कॉस्टली और प्रेशियस मेटल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लो लेवल मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, इस तरीके की चीजों का, निकल वगैरह का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बहुत स्टैंडर्डाइज्ड मनी नहीं होती है, बहुत फिटनेस वगैरह उस लेवल की नहीं होती है जैसी स्टैंडर्ड मनी के अंदर होती है, बट दे आर ऑल्सो लीगली सपोर्टेड, हेंस दे आर कॉल्ड लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जो हमने पहले पढ़ा था। और इसके अंदर एक और चीज ये होती है कि इसकी फेस वैल्यू इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। इसकी फेस वैल्यू मान लीजिए 25 पैसे लिखा है या 50 पैसे लिखा है या मान लीजिए 1 रुपए भी लिखा है, तो उसके अंदर जो पैसा इन्वॉल्व, जो मटेरियल लगाया गया है वो 50 पैसे 25 पैसे से कहीं कम का मटेरियल लगाया जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी। However, token money has limited legal tender. 10 रुपए से ज्यादा के पेमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो है दो स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी, दो मेटेलिक मनी के हिस्से हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के हिस्से हैं, ठीक है? अब देखिए पेपर मनी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पेपर मनी। पेपर मनी आप लोगों ने नॉर्मली हम लोगों की लाइफ में देखा है, हम लोग पेपर मनी यूज करते हैं सबसे ज्यादा। 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए के नोट यूज करते हैं, 5 रुपए के नोट यूज करते हैं, 20 रुपए, 200 रुपए, 2000, ये स्टैंडर्ड हमारी कंट्री के अंदर मनी यूज होती है एंड दिस इज कॉल्ड पेपर मनी। इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी पहली कैटेगरी है। Representative paper money is that which has 100% reserve of gold and silver behind it, held by the government and payable to the holder of the paper money on demand. देखिए ऐसा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी होती है उसके अमाउंट के बराबर का गोल्ड रिजर्व, सिल्वर रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। मान लीजिए इस कंट्री के अंदर 1 लाख रुपए की करेंसी प्रिंटेड है, तो 1 लाख रुपए का गोल्ड और सिल्वर डिपॉजिट उस मनी के पीछे सिक्योर्ड या बैकअप है, तभी उस मनी की वैल्यू है, तभी उस पेपर करेंसी की वैल्यू। 10 रुपए का नोट अगर आप लेके घूम रहे हैं तो आप जानते हैं कि इतने का गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, तभी उस मनी की ताकत है, उस पेपर की स्ट्रेंथ है, और आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं और उसके बदले में सामान खरीदते हैं, ठीक? जितने रुपए उस रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के ऊपर लिखे हैं, करेंसी के ऊपर लिखे हैं, उतने रुपए की डिमांड आप मार्केट में जाके कर सकते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बुक में अवेलेबल हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के, उसको आप पढ़ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। आई एम गोइंग इनटू द सेकंड कैटेगरी ऑफ paper money, which is convertible paper money. Paper notes issued by the monetary authorities are backed up by the gold and silver reserves, but the value of these metallic reserves is less than the value of notes issued. अब ये exactly दूसरे तरीके की मनी है, पेपर मनी है। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में 100% गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक रखा जाता है फॉर द वैल्यू ऑफ नोट्स इश्यूड, पेपर मनी इश्यूड। इसके अंदर भी इश्यू किया जाता है, जितना पेपर मनी है उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक रखा जाता है, स्लाइटली लेसर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पेपर मनी इश्यूड इन द कंट्री, राइट? अब इसमें फायदा यह है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप स्टॉक ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट? कम या ज्यादा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 100% बैकअप चाहिए। दूसरा, इकोनॉमी इसके अंदर बहुत फायदे की रहती है कि भाई बहुत ज्यादा गोल्ड और सिल्वर स्टॉक नहीं करना पड़ता आपको। गोल्ड और सिल्वर अगर आप ज्यादा स्टॉक करते हैं तो प्राइस, जनरल प्राइस लेवल्स पे फर्क पड़ जाता है गोल्ड और सिल्वर के, राइट? और गोल्ड और सिल्वर इंडिया में फंक्शंस के टाइम पर ज्यादा खरीदे जाते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है,
तीसरी जो है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, तीसरी कैटेगरी पेपर मनी की है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी. Monetary authorities of the country give no guarantee to convert the paper notes into coins or other valuable metals. ये तीसरी बिल्कुल, इसमें जो भी पेपर मनी, पेपर करेंसी कंट्री के अंदर इश्यूड है, उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का गोल्ड और सिल्वर का बैकअप नहीं रखा जाता. गोल्ड एंड सिल्वर का कोई भी बैकअप नहीं रखा जाता. देखिए रिप्रेजेंटेटिव मनी ये है, एग्जैक्टली इसका उल्टा है. रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में 100% वैल्यू ऑफ गोल्ड सिल्वर रखा जाता है टू द वैल्यू इश्यूड. जितनी भी वैल्यू के नोट इश्यूड है उतनी वैल्यू के बराबर का गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक रखा जाता है. लेकिन इनकन्वर्टेबल पेपर मनी के अंदर कोई स्टॉक नहीं रखा जाता है. ज्यादातर सिस्टम के अंदर जो क्रेडिट मनी है, जो क्रेडिट उधार दिया जाता है, उसको आप इनकन्वर्टेबल पेपर मनी मान सकते हैं. क्योंकि उधार आप किस बेस पर देते हैं? कई जगहों पर आप सिक्योरिटी लेते ही नहीं है और उधार दे देते हैं. तो बेसिकली यू आर नॉट कीपिंग एनी बैकअप, एनी स्टॉक ऑफ कमोडिटीज, एनी स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल्स को आप रखते ही नहीं है और उसके बिना ही आप काम चलाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इनकन्वर्टेबल पेपर मनी. Fourth is fiat money. This is a form of money that is regulated artificially. Artificially इसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है. जो इसकी वैल्यू है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के बेस पर डिसाइड की जाती है और इसका जिस मटेरियल से ये बना है उससे कोई लेना देना नहीं. फिएट मनी जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है. फिएट मनी की जो वैल्यू है वो डिटरमिन होती है कितनी मनी की सप्लाई है मार्केट में और कितनी मनी की डिमांड है मार्केट में, उसके बेस पर आप फिएट मनी यूज करते हैं. लेकिन फिएट मनी का इस्तेमाल फ्लड्स, अर्थक्वेक, वॉर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के वक्त किया जाता है. इसलिए इसका सेकंड नेम है इमरजेंसी मनी. जितनी जरूरत है उतनी सप्लाई की जाती है और वैल्यू उसी के हिसाब से डिफाइन होती है. और उस वक्त आप गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके की चीजों के साथ कितना इस करेंसी को हम इश्यू कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में गोल्ड सिल्वर का कितना स्टॉक होना चाहिए, ये सब नहीं सोचते क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फिएट मनी का यूज किया जाता है. फिएट मनी का यूज इमरजेंसी के पर्पसेस से किया जाता है. ठीक है. इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि फिएट मनी के अगेंस्ट आपको कोई स्टॉक ऑफ गोल्ड, सिल्वर या कोई कमोडिटी मिलेगी नहीं. कोई स्टॉकिंग नहीं होती, कोई चीज नहीं होती. The last category that we are going to talk about today is credit money. Last type of money is credit money. Let me see if I have that one in this. No, I do not have. But let us talk about credit money. Credit money जो है वो 3-4 तरीके की होती है जिसके बारे में हमने अभी पहले सेक्शन में भी बात की थी. एग्जैक्टली क्रेडिट मनी रियल मनी या एक्चुअल मनी नहीं होती, बट क्रेडिट मनी रिप्रेजेंट द एक्चुअल करेंसी, एक्चुअल मनी. व्हाट इज दैट क्रेडिट मनी? द फर्स्ट टूल दैट रिप्रेजेंट्स क्रेडिट मनी इज चेक. चेक इज व्हाट? आप घर में एक चेकबुक रखते हैं, बैंक से पैसा निकालने या बैंक में पैसा जमा करने के लिए उस चेकबुक के अंदर कुछ लिखते हैं, राइट? लिखने के बाद उसे साइन करते हैं, उसे ले जाकर बैंक में पेश करते हैं. बैंक उसके बेस पर या तो आपको पैसे दे देता है या आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देता है, राइट? एक्चुअल मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए एक एजेंट की तरह चेक काम करता है. सो चेक इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. आप बैंक में दिखाते हैं, बैंक अकॉर्डिंगली एक्ट्स ऑन चेक, वैलिडेट कर लेता है कि चेक की सारी इंफॉर्मेशन सही है, पैसा सही अकाउंट से निकल रहा है, सही आदमी को मिल रहा है. ये सब वैलिडेट करने के बाद बैंक आपको पैसे दे देता है. तो चेक क्या है? चेक इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट मनी. द सेकंड वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज. मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था, जब आप किसी से उधार पर सामान खरीदते हैं तो आपको एक बिल मिलता है. वो बिल कौन देता है आपको? जिसने आपको सामान बेचा. वो एक बिल लिख करके आपको साइन करके देगा कि 30 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उसको इतने रुपए वापस करेंगे. उसको आप साइन कर देते हैं, अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं
वो बिल जो उधार देने वाला है वो अपने पास रख लेता है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर अपने पास रख लेता है, जिस दिन पेमेंट का आता है उस दिन क्रेडिटर आपको वो बिल भेजता है और उसके बदले में आप उसको पेमेंट कर देते हैं एंड दैट बिल गेट्स कैंसिल्ड। बिल कुछ नहीं है, इट्स क्रेडिट मनी। It represents actual money, and on the date of payment, creditor will receive the actual money and the credit money gets closed. Legally authorized है, but not as money, as a tool of money or as a representative of money. हुंडी और प्रोमिसरी नोट। हुंडी जो है वो भारतीय भाषाओं में लिखा जाने वाला एक बिल है। हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ इतना फर्क है कि हुंडी जो है वो भारतीय भाषाओं में लिखी जाने वाली है, जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हमने पढ़ा है, ऐसे ही इंडिया में हुंडी बहुत पॉपुलर थी। लोकल लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में बड़ी आसानी से लिखी जा सकती थी, लोग समझ सकते थे बिजनेसेस करते वक्त। अब तो इंग्लिश का बहुत प्रचार प्रसार हो गया, कंप्यूटर्स आ गए, प्रिंटेड बिल्स आने लगे, डिजिटाइज्ड बिल्स आने लगे, बट एक जमाने में हुंडीज वर वेरी पॉपुलर, इक्वली पॉपुलर। और हुंडी बनाई जाती थी, उधार पर सामान बेचने के बाद हुंडी साइन कर दी जाती थी, और at the time of payment the businessman used to pay the money to the creditor. promissory note, जैसे कि इसका नाम है, इसको प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं हिंदी में। promissory note जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जैक्टली उल्टा है, ये भी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। it also represent standard money or real money, but it is not real money. promissory note में जो डेटर है, जिसने उधार लिया है, वो प्रॉमिस करता है एक कागज लिख करके कि मैं इतने दिनों के बाद इतना पैसा इस कंपनी को लौटा दूंगा। उसको साइन करता है, उस कंपनी को देता है, वो साइन उसे करती है, तो एक प्रॉमिस किया जाता है कि मैं पैसा लौटाऊंगा। एग्जैक्टली उल्टा है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है, प्रोमिसरी नोट डेटर बनाता है। तो उधार लिया हुआ आदमी ये नोट बना करके जिसने उधार दिया है उससे साइन कराता है, और जिस दिन पेमेंट आता है उस दिन पेमेंट कर देता है। तो ये भी क्रेडिट मनी है, क्रेडिट को सपोर्ट करने वाली मनी है। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल मनी, इट इज नॉट एक्चुअल मनी। द लास्ट इज बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या है? आप बैंक गए, आपको किसी को पेमेंट करना है, आपने उसके नाम से एक ड्राफ्ट बनवाया, वो ड्राफ्ट का पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। बैंक ड्राफ्ट और चेक में यही फर्क है। चेक में जब आप बैंक पहुंचते हैं तब बैंक चेक करता है कि अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। बैंक ड्राफ्ट जो है वो फुल्ली सिक्योर्ड होता है और फुल्ली पेड होता है। उसमें क्या करते हैं आप, जब किसी के नाम पर बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं कि मिस्टर मैसर्स सो एंड सो के नाम पर पेमेंट कर दीजिए XYZ लिमिटेड के नाम पर, तो बैंक आपके अकाउंट से उतना पैसा पहले ही काट के उसको बैंक ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर देता है, 15,000 रुपए उसके ऊपर लिख देता है, साइन कर देता है। अब ये ड्राफ्ट आप मैसर्स XYZ इन कंपनी को देंगे, वो बस बैंक में इसे दिखाएगी या जमा करेगी, ऑटोमेटिकली वो पैसे उस अकाउंट में आ जाएंगे। अगेन, बैंक ड्राफ्ट इज नॉट द रियल मनी, it is carrying the value of that money and that is why it is called credit money. जितनी देर तक उसका पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो क्रेडिट मनी, राइट? तो ये जो है ये एक और तरीका है। देखिए इसमें क्रेडिट मनी का एक कहीं लिखा होना चाहिए, आई एम सो सॉरी इट्स नॉट रिटन, बट these are the different types of money that we have talked about today. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी है या करेंसी है, इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद वी विल स्टार्ट मेटालिक मनी। इसको आप लोग प्लीज ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद इसको कवर कीजिए। ये CT 1 में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।